साहिर साहब ने लिखा है, वो शायरी हो या गीत हो, वो बड़े जिंदा हैं। वो उस समय भी बिल्कुल वैसे ही मौजूद थे और वो दिलीप कुमार हैं गीतकारी के। अगर आप अपनी क्रिएशन के बारे में इनकॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप लाउड माउथ, जो लाउड माउथ होता है वो शायर नहीं हो सकता। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मतलब हाँ एंथम था मेरे टाइम पे। तो जो बिक गया वो शायर नहीं, जो खड़ा रहा जमीन पे वो है असली शायर। मेजॉरिटी में किसी पिक्चर में गाने अच्छे होते हैं, लिरिक्स अच्छे होते हैं, तो आप ऐसा मान लिया जाता है कि इस पिक्चर का एल्बम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इरशाद भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका, इस्तकबाल आपका बॉलीवुड हंगामा पे, एंड बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी फरीदून, और बॉलीवुड हंगामा का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस खास मौके पर, मुबारक मौके पर हम ये बात कर रहे हैं और आपके रूबरू हो रहे हैं। इरशाद भाई, 100 साल आज कंप्लीट किए हैं साहिर साहब ने, 100th एनिवर्सरी उनकी है। उनका इंतकाल हुए करीबन 41 साल हो चुके हैं, फिर भी उनकी जो अजमत है, उनके लिए जो मोहब्बत है, लोगों के लिए जो रिस्पेक्ट है, वो बढ़ती जा रही है, मतलब गैर मामूली लेवल पे बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है कि इसका रीजन क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी शायर या कोई लेखक सरहद पार कर जाता है, हद पार कर जाता है, तो उसका रीजन ये होता है, सबसे पहला रीजन उसका ये होता है कि उसने जो कुछ लिखा है वो जिंदा ताबिंदा चीजें हैं। जैसे मैं अक्सर ये बात करता हूँ अपने दोस्तों में, तो आपके साथ भी कर लेता हूँ कि भाई मैं जिंदा गाने लिखता हूँ। तो वो जो साहिर साहब ने लिखा है, वो शायरी हो या गीत हो, वो बड़े जिंदा हैं। वो उस समय भी बिल्कुल वैसे ही मौजूद थे, वैसे ही फिट बैठते थे। वो आज के जमाने में भी फिट बैठते हैं, और वो इस वजह से फिट बैठते हैं क्योंकि उन्होंने अंदरूनी हालात बयान किए हैं, हमारे समाज के, मोहब्बत के, रोमानियत के या विद्रोह के, वो कोई भी चीज हो। तो वो तेवर अब भी वैसे ही हैं, वो जमीन अब भी वैसी ही है और बिल्कुल वैसा ही तामझाम है। इरशाद भाई, आप पंजाब से हैं, साहिर साहब ऑफ कोर्स लाइक लुधियाना से वो हैं। हमने देखा है कि पंजाब से बहुत से जो शायर जो उर्दू के स्पेशली जो आए हैं, वो पंजाब से आते हैं। जी, ऐसा क्या है पंजाब की मिट्टी में कि इतने बड़े बड़े शायर, मुनीर नियाजी साहब, बहुत से शायर हैं जो कि पंजाब को बिलोंग करते हैं। मुझे पंजाब की मिट्टी में एक अलग सा सूफियानापन दिखता है, और वो जहनी तौर पे भी जरखेज जमीन है और अदरवाइज भी वो एग्रीकल्चर एरिया है। और वहां पे उर्दू को बहुत अच्छे तरीके से, ना सिर्फ एक ऐसा एक माशरे में एक, जिसे कहते हैं लिखने को एक अहमियत की दी जाती है, बल्कि होता ये है कि वहां जो वो तबका जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसका भी कुदरती मिट्टी की खुशबू की वजह से, अब जैसा आपने जिक्र किया कि मुनीर नियाजी साहब हैं, फैज साहब हैं, साहिर साहब हैं, फिर कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब हैं, ऐसे बहुत से शायर हैं। कुमार विकल हैं हिंदी के, हिंदी और उर्दू के। जफर इकबाल जफर इकबाल हैं, जो वहां से पंजाब से आते हैं या नॉर्थ से आते हैं, ऐसा कह लीजिए, उस पंजाबियत से आते हैं। और वो बहुत हद तक मुझे लगता है सूफीइज्म का एक एक इम्पैक्ट, एक असर, और दूसरे जबान के तौर पे इस तरह की जबान जो औरों तक आसानी से पहुंच सके, बनिस्बत न सिर्फ उन तक जो उर्दू या पंजाबी लिख बोल सकते हों, बल्कि उन तक भी जो सिर्फ सुन के समझ सकते हो। कोई भी चीज, कोई भी शायर है, वो तब बहुत बड़ा हो जाता है, तब बहुत वसी हो जाता है, जब उसका कहा गया या तो उसकी जबान के थ्रू या फिर किसी और जबान के थ्रू, थोड़ा ट्रांसलेशन के जरिए या तर्जुमे के जरिए वो पहुंच जाए। तो एक पहुंच, एक मिट्टी की मिठास, वो मिट्टी का रंग, वो खुशबू, वो सब कुछ आपको शायरी के लिए जरूरी होता है। वो रोमानियत जरूरी होती है। जितनी मोहब्बत की कहानियां हैं आप देख लीजिए,
पॉपुलर मोहब्बत की, ऐसा नहीं मेरा कहने का मतलब किसी और खित्ते में प्रेम नहीं करते हैं लोग, मोहब्बत नहीं करते हैं हर खित्ते में मोहब्बत करते हैं लोग, पर वहाँ की कहानियां बहुत बहुत मशहूर कहानियां हैं। वो वीर रांझा की कहानी हो, वो शशि पुन्नू की कहानी हो, वो कोई भी कहानी हो, सोनी महवाल की कहानी हो, तो वो मोहब्बत भी है और वो एक सूफियाना रंग, रोमानियत, और रोमानियत में सूफीज्म और रंग और मोहब्बत की गहराई, वो सारी चीजें पंजाब की मिट्टी में, पंजाब की खुशबू में हैं। इसलिए बहुत सारे शायर पंजाब से आते हैं। इरशाद भाई, साहिर साहब का अगर हम करियर को देखें, अगर हम एज अ लिरिसिस्ट उनके करियर को देखें, तो उन्होंने जो शुरुआत अपनी करी है, ठंडी हवाएं और लहरा के आए, और उसके बाद अगर हम आखिर तक 1980 तक, बहुत ही रेयर होता है कि कोई लिरिसिस्ट उसकी इतनी कंसिस्टेंसी हो एक इतने मयार को मेंटेन करने में। उनके बारे में यह था कि जहाँ पर लोग 20-20 फिल्में कर सकते थे, वो 2-3 फिल्में करते थे। वो अपने जेब में लिख लेते थे और उसको जेब में रख के वो जो भी लिरिक्स होते करेक्शन करते रहते थे। एक महीना अपरेंटली लगाते थे वो गाने को देने में, फाइनल गाने को देने में। और शायद यही रीज़न है कि बहुत ही आप कोई भी, मेरे ख्याल साहिर साहब का गाना ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप ये ना कहें कि भाई इसमें कोई पोइट्री का एलिमेंट कहीं से कम है। क्या हम ये कहना सही होगा कि साहिर लुधियानवी इज द दिलीप कुमार ऑफ लिरिक राइटिंग इन इंडिया? जी बिल्कुल, बेशक, ये अच्छी तशबीह है, अच्छी बात है इस तरह से अगर कहा जाए, और मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। और ये भी बात है कि जब आप कोई भी क्रिएटिव आदमी का अपनी क्रिएशन के बारे में एक हद तक इनकॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी क्रिएशन के बारे में इनकॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप लाउड माउथ, जो लाउड माउथ होता है वो शायर नहीं हो सकता। जो मैं से घिरा हुआ है वो तू तक नहीं पहुंच सकता, और शायरी तू तक पहुंचने का जरिया है, शायरी उस तक पहुंचने का जरिया है। तो ये जो बार बार एक गीत को देखना, बार बार एक गीत को सुधारना, उसकी नोक पलक देखना, उसको संवारना, उसके एक एक लफ्ज पे एक जिसे कहते हैं कि महीन नजरसानी करना, वो साहिर साहब करते ही थे। वो उनके गीत बोलते हैं, और वो दिलीप कुमार है गीतकारी के। ये भी बहुत अच्छी मुझे आपकी तशवीह लगी, बहुत अच्छी बात है। और वो यकीनन हैं दिलीप कुमार, जिस तरह का इमोशन वो लेके आए हैं अपने लिखने में। जैसे मैं उनकी रोमानियत के आप पे अगर बात करूं, उनके गीतों में रोमानियत का एक बहुत बड़ा जखीरा है, बहुत बड़ा हिस्सा है रोमानी गीतों का है। वो दो पहलुओं में निकलती है, मुझे ऐसा लगता है फरीदुन, कि एक पहलू है उस रोमानियत का जो फलसफे की तरफ जाता है, और वो फलसफा कभी सूफीज्म की तरफ चला जाता है, और वो फलसफा कभी विद्रोह की तरफ चला जाता है, बगावत की तरफ चला जाता है। तो जहां रोमानियत उनकी फिलोसफिकल हुई है, वहां सूफीज्म की तरफ गई है, और जहां विद्रोह की तरफ गई है उनकी रोमानियत, वहां उसने सोशल इश्यूज उठाए हैं। नहीं, डेफिनेटली सोशल इश्यूज तो कमाल के, नया दौर, बी आर चोपड़ा साहब के साथ भी उन्होंने जो बहुत सारी फिल्में करी हैं जो जिसमें कमाल के उन्होंने इश्यूज उन्होंने उठाए हैं, जी, और व्हिच इज अमेजिंग एज वेल। अच्छा, इसके बारे में बहुत बार बात होती है इरशाद भाई, और ये आई थिंक पूरी तरीके से प्रूवन भी नहीं है कि साहिर साहब का ये कहना था कि भाई मैं जो हूँ 1 रुपया ज्यादा लूंगा म्यूजिक डायरेक्टर से, बिकॉज उनका ये मानना था कि मेरी वजह से, मेरे लिरिक्स की वजह से गाने जो हैं वो चलते हैं, एंड पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट मोर देन द कंपोजर और द सिंगर एज वेल। ये सही है कि नहीं सही है वो तो अलग की बात है, लेकिन ये कि he definitely earned a lot of respect. He earned a lot of disquiet and anger from quite a few people. काफी लोगों ने उनके साथ में काम करने से मना कर दिया, इंक्लूडिंग एस डी बर्मन साहब, ओपी नैयर साहब और सिंगर्स ने भी। लेकिन जब उनके सफर को देखते हैं तो आप एज अ लिरिसिस्ट, डज इट इंस्पायर यू? बिकॉज सही बात है, देखिए हर किसी की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन अगर लफ्ज नहीं होंगे तो उसमें उसको फिर मतलब विंग्स कैसे मिलेंगे उसको फ्लाई करने? मतलब मुझे ही नहीं यार, ये मुझे लगता है आने वाली कितनी पीढ़ियों को इंस्पायर करेंगे, और या मुझसे पहले भी कितनी पीढ़ियों को उन्होंने इंस्पायर किया होगा, कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा। तो वो तो जाहिर सी बात है इंस्पिरेशन की। और जहां तक वो आप बात कह रहे हैं कि वो 1 रुपया ज्यादा लेने वाली बात है,
मुझे ऐसा लगता है कि साहिर साहब साहिर था ना, जो वो समाज से नाराज आशिक था, जो अपनी काबिलियत को जानता था, लेकिन वो ये इंडस्ट्री कह लीजिए या सोसाइटी कह लीजिए, उसकी काबिलियत को समझ नहीं पा रही थी पूरी तरीके से। अब वो 1 रुपया ज्यादा लेते थे या जो भी उनके बारे में किवदंतियां बोलते हैं, मिथ्स बोलते हैं, इनको चले हैं। पर एक किस्सा जो मिथ नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मरहूम खयाम साहब के साथ मेरी बात हुई, किसी सिलसिले में उनसे मिलना हुआ मेरा, तो खयाम साहब ने एक्चुअली मुझे बुलाया घर पे, और कुछ वो था जो भी था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है, मैं चाहता हूँ तुम इस पे कुछ लिख दो, क्योंकि आजकल तुम्हारा मैंने सुना है जो भी बात। तो खैर, मैं बड़े लोगों के साथ आप बैठो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को, कुछ ना कुछ जानने को मिलता ही है। तो मैं उनके साथ मैंने 1-2 दिन बिताए। अब इसी दौरान मैंने उनसे, क्योंकि उन्होंने साहिर साहब के साथ काम किया था, मैंने पूछा, मैंने कहा आपकी तो साहिर साहब के साथ अच्छी खासी मुलाकात रही होगी, उठना बैठना रहा होगा, क्या रहता था, मतलब किस तरह का सिलसिला रहता था? तो उन्होंने काफी कुछ बताया, लेकिन जो सबसे अहम बात मैं इस एटीट्यूड के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ वो ये कि जागते रहो फिल्म थी इरशाद, और जागते रहो फिल्म का म्यूजिक कर रहा था मैं और साहिर साहब। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी थी, और मैं, साहिर साहब लिख रहे थे, तो मैं नया नया था, तो मुझे पता चला साहिर साहब लिख रहे हैं, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि अरे ये तो बड़े कमाल की बात है। अब साहिर साहब अपनी तबीयत के मालिक थे, वो जब उनका मूड बनेगा, जब उनका कलम उनको बुलाएगा, तब उसके पास जाएंगे, बैठेंगे, सिगरेट जलाएंगे, लिखेंगे, वो सब बातें थी। तो काफी 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता गुजर गया, तो मुझसे, तो साहिर साहब से तो पूछने का एक हिम्मत नहीं हुई प्रोड्यूसर की। तो मुझे उसने पूछा कि भाई तुम्हारा कुछ हुआ मिलना? तो कहता, मैंने कहा कि मेरा तो नहीं हुआ। अब उन्होंने साहिर साहब को डरते डरते फोन कर दिया कि सर कब मिल सकते हैं, कब सेटिंग हो सकती है? तो साहिर साहब ने कहा कि मैं आता हूँ शाम को। और प्रोड्यूसर के ऑफिस में मैं, यानी खयाम साहब और साहिर साहब और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे। तो वो उसने कहा कि सर कुछ हुआ उस टाइटल सॉन्ग का, वो सुबह कभी तो आएगी? कहते हाँ हो गया, उसका टाइटल सॉन्ग तो बन गया उसका, लिखो खयाम। अब खयाम साहब कॉपी पेन पे लिखने लग गए, कॉपी पेन लेके। उन्होंने कहा लिखो वो सुबह कभी तो आएगी। अब ये लिखा गया वो सुबह कभी तो आएगी, और एक हल्का पॉज के बाद उन्होंने फिर कहा एक बार फिर लिखो ये सुबह कभी तो आएगी। उन्होंने फिर लिखा एक सुबह कभी तो आएगी। फिर कहता, मैंने उनकी तरफ देखा, खयाम साहब ने कहा, और पूछा जी आगे? कहते आगे एक बार फिर लिखो वो सुबह कभी तो आएगी। तो मैंने फिर लिख दिया एक सुबह कभी तो आएगी। फिर मैंने उसकी तरफ देखा, साहिर साहब की तरफ, तो साहिर साहब ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, मुखड़ा हो गया है ये, तुम ये कंपोज करो, अंतरे में अगले हफ्ते बुधवार को दूंगा तुम्हें। और वही आई थिंक इम्प्रोवाइज किया है उसी लाइन को बार बार। हाँ, और अच्छी बात, मजे की बात ये है कि खयाम साहब ने भी बड़ा निभाया है उसको, उसी अंदाज में निभाया है एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। आई थिंक वो सुबह कभी तो आएगी, आई थिंक वो शायद क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी मेरे ख्याल से, और इट वाज साहिर साहब हु सजेस्टेड खयाम साहब नेम बिकॉज़ ही सेड दैट जिसने पढ़ी हो तो उसी को करना चाहिए। जी जी जी। ऑलराइट, एंड खयाम साहब के साथ में शगुन भी उन्होंने करी है, जो कि बहुत ज्यादा, उसके भी गाने बहुत ज्यादा जी 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 जी, तुम अपना रंजोगम हो अपनी परेशानी मुझे दे दो, क्या बात है, वाह। बहुत से लोगों का मानना है कि प्यासा उनका आई थिंक सबसे बड़ा शाहकार है। आपको लगता है कि प्यासा वाज हिज बेस्ट वर्क? मुझे ऐसा नहीं लगता है ईमानदारी से कि वो ही बेस्ट वर्क है। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है, मुझे तो बहुत सारी, देखिए ऐसा नहीं होता कि किसी, जब मेजॉरिटी में चीजें हो जाती हैं, मेजॉरिटी में किसी पिक्चर में गाने अच्छे होते हैं, लिरिक्स अच्छे होते हैं, तो आप ऐसा मान लिया जाता है कि इस पिक्चर का एल्बम बहुत स्ट्रांग है, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, वैसा ही या
उससे मिलता जुलता काम आपको और भी उसी इंसान का अलग पिक्चर में भी मिल जाता है। जैसे हमराज के गाने भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे वक्त के गाने भी उन्होंने बड़े कमाल के लिखे हुए हैं। प्यासा, अभी आपने शगुन की बात की और मैंने कहा कि तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, कितनी बड़ी लाइन है। मतलब बड़ा शायर वो होता है जब वो एक किस तरह की लाइन लिख देता है, किस तरह का मिसरा लिख देता है, जिस मिसरे में से 20 गजलें निकल सकती हैं। तो प्यासा उनका बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ही बेहतरीन काम उनका किया हुआ है। पर मुझे लगता है वक्त भी बेहतरीन काम किया हुआ है, या कह लीजिए शगुन भी बहुत बेहतरीन है, हमराज भी बेहतरीन काम किया हुआ है, नया दौर के गाने बहुत ही बेहतरीन उन्होंने लिखे हुए हैं। तो ऐसा बहुत से काम है। हाँ, अमेजिंग वर्क, एब्सोल्युटली। और मतलब आई थिंक बहुत से लोग अभी आई थिंक लोगों को डिस्कवर करने चाहिए उनके गाने, उनके बारे में, बिकॉज मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मतलब ये गाना हम दोनों इट्स अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ सो मेनी जनरेशंस। आई थिंक हर जनरेशन ने इस गाने को एंजॉय किया है, सेलिब्रेट किया। हाँ। अच्छा इरशाद भाई, ये भी एक लोगों का, ये भी एक कहना है लोगों का, मे बी 70s के दशक में शायद साहिर साहब उतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन 70s में उन्होंने कभी कभी किया, जो कि बहुत से लोग कहते हैं कि शायद मे बी उनके करियर में भी फाइनेस्ट वर्क है। मुकेश साहब का डेफिनेटली फाइनेस्ट गाना माना जाता है, बहुत मतलब पॉपुलर तो डेफिनेटली आई थिंक मेरे ख्याल सबसे ज्यादा कभी कभी शायद होगा। और उसमें भी कहीं ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हों लिरिकली। ही वाज यूजिंग वर्ड्स लाइक शादाब, शुआएं, जो कि आई थिंक बहुत से लिरिसिस्ट शायद नहीं करेंगे। देयर हार्डकोर लाइक उर्दू वर्ड्स, लिटरेरी वर्ड्स एज वेल। आपका क्या मानना है 70s में? डू यू थिंक दैट ही वाज स्लोइंग डाउन इन अ वे, और डू यू थिंक दैट ही मेंटेन्ड हिज प्रोग्रेस विद वर्ड्स at his own terms and conditions? मुझे ऐसा लगता है कि एक जब आप कोई अपनी पारी शुरू करता है, लिखना शुरू करता है, तो किसी भी चीज का, वो जिंदगी हो या कोई आइडियोलॉजी हो, उसका एक शुरुआत होती है उसकी एक, और उसका एक मिडल होता है, और उसका एक एंड होता है। क्रिएटिविटी ऐसी चीज है जिसका एक डेफिनेट ना तो शुरुआत होती है, और ना डेफिनेट मिडल होता है, और ना डेफिनेट एंड होता है। क्या बात? ये फेड इन होती हैं चीजें जिस तरह से, उस तरह से क्रिएटिविटी आती है, उस तरह से लिखना आता है। अब आप साहिर को या किसी और शायर को आप पूछें कि अच्छा आपने लिखना कौन से दिन शुरू किया, अब ये कोई दिन मुकर्रर नहीं है। अब आपको पहली बार मोहब्बत कब हुई थी, आप डेट थोड़े ना याद रखते हैं यार कि कौन से दिन मुझे मोहब्बत हुई थी पहली, है ना। वो इसी तरह की चीज है। अब वो 70s में अब एक आदमी शुरू हुआ है जो मिड 40s से चल रहा है, अपनी कलम के साथ चलता हुआ 50s में 60s में जो वो कहना चाह रहा था, उसे लगा कि मैं शायद कह रहा हूं और बड़े तरीके से करीने से कह रहा हूं। फिर इन 20 सालों में चीजें बदलती भी हैं, इस बात को भी मानना चाहिए कि आपके साथी जो होते हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, करना चाहते हैं, वो अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, मतलब रास्ते बदल जाते हैं, किसी भी तरीके से रास्ते बदले वो। तो स्लो होना 70s में वो एक जाहिर सी बात थी। पर यह है कि जब उन्होंने मर्जी के लोगों के साथ वो फिर जुड़े, जैसे यश जी थे, अभी आपने कभी कभी की बात की, तो उन्होंने फिर बता दिया कि भाई मैं उतना ही जवान हूं, मेरी कलम उतनी ही हसीन है अभी भी, मेरे पास अभी भी वैसे ही अल्फाज हैं जो मासेस को मुतासिर कर सकें। पल दो पल का शायर, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट हर कॉलेज का जो भी यंगस्टर होता है उसको लगता है कि वो शायर है और मोहब्बत करने के लिए शायरी होना जरूरी है, और वो ये गाना जरूर गाता है, या फिर उसको डेफिनेटली आई थिंक मतलब अगर वो उसका कॉपीराइट करते कि अगर लव अफेयर्स में कितना ये गाना यूज होने वाला है, आई थिंक ही वुड हैव बीन लाइक earned a lot of money out of just that particular song. even that song, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मतलब ये कॉलेज का मेरा तो यार मतलब हाँ एंथम था मेरे टाइम पे। तो मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था, ऐसा कोई मेरा क्लास फेलो नहीं था जिसको ये गाना पूरे का पूरा याद ना हो। वो चाहे एक सुर लगाता हो या 7 सुर लगाता हो, अपने तरीके से वो गाता था ये गाना हर बिल्कुल। और एक दो लाइनों में इस गाने की कितना बड़ा फलसफा, बहुत ज्यादा। ये यूनिकनेस तो खैर आई थिंक साहिर साहब की ये भी थी कि दैट
सिर्फ उनके मुखड़े में जान नहीं होती थी, उनके हर हर शेर में जान होती थी, पूरे पूरे गाने में। And they were like ghazals and शेर couplets in their own right. इरशाद भाई, एक दिलचस्प सी जर्नी जो उनकी क्रिएटिव जर्नी रही है एज अ लिरिसिस्ट, वो ये थी कि एस डी बर्मन साहब के साथ में उन्होंने काम स्टार्ट किया, ओपी नैयर साहब के साथ में वो जब काम कर रहे थे, तो वो दोनों पे लिख रहे थे। प्यासा के बाद इतनी गैर मामूली पॉपुलैरिटी हुई कि ये भी कहा जाता है कि उनको लगा कि दैट आई हैव रियली अराइव्ड। और उसके बाद में एस डी बर्मन साहब के साथ में उनका कुछ अनबन हुई, ओपी नैयर साहब के साथ में नहीं हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लिखूंगा, उस पर धुनें बनाई जाएंगी, जो कि रवि साहब के साथ में उन्होंने काफी काम किया उस तरीके से। आप कैसे देखते हैं इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को? हाउ डू यू लुक एट इट एज अ लिरिसिस्ट? मुझे लगता है एक सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है हर इंसान का, और अपने अपने तरीके से हर इंसान ठीक होता है। पॉइंट ऑफ व्यू वाली चीज है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, भले वो जिंदगी हो या इंडस्ट्री हो या सोसाइटी हो, वो ना तो कुछ गलत हो रहा है ना तो कुछ अच्छा हो रहा है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कितने लोग ज्यादा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करते हैं, वो चीज अच्छी हो जाती है, जो नहीं करते हैं वो चीज खराब हो जाती है। अब जैसा कि एस डी बर्मन साहब के साथ उनका हुआ, उसके बाद रवि साहब आए म्यूजिक डायरेक्टर, मुझे ये दोनों ही चीजों में ना बहुत बैलेंस लगता है। देखिए, अगर किसी के साथ मिलके मेरा काम नहीं निखर रहा है किसी भी वजह से, तो मैं मोहब्बत से उससे दूर हो जाऊं या रफाकत के साथ उससे दूर हो जाऊं, तो मुझे दूर हो जाना चाहिए। यानी दोस्ती में दूर हो जाऊं या दुश्मनी में दूर हो जाऊं, मुझे हो जाना चाहिए उसके साथ दूर, क्योंकि मेरा काम नहीं निखर रहा है। और अगर वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा, ये एक अलग बात है। दूसरी तरफ जिसके साथ मेरा काम निखर रहा है या जिस तरह से मैं काम करना चाहता हूं, उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, वो कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो। तो एक दोनों ही एंड्स पे, दोनों ही सिरों में, दिस इज इंटीग्रेटेड टुवर्ड्स वर्क। आई थिंक एज ए लिरिसिस्ट, एज ए राइटर फॉर साहिब, के उनको लगा कि अब यहाँ बात नहीं बनेगी, वो वजह कोई भी रही हो, वो वजह तो वही जानते होंगे क्या रही होगी, नया शुरू करने के लिए क्या वजह रही होगी ये भी वही जानते होंगे। पर मेन वजह जो मुझे लगती है कि जो मेरी कलम कह रही है, उसको उसी तरीके से उन्हीं एहसासों के साथ लोगों तक पहुंचना है, और उसके लिए इस तरह के डिसीजंस बहुत जरूरी है जो लेंगे। उन्होंने खुद भी वो तो कहा है कि एक खूबसूरत मोड़ देकर किसी हाँ, चीज छोड़ना छोड़ना। जी, एक और आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंट एक चीज थी जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से 50s 60s में के दौर में शायद देखी गई थी, बिकॉज आई थिंक एक सिनेमा को एक आर्ट फॉर्म के तरीके से देखना और उसमें इन्वेस्ट करना, इमोशनली इन्वेस्ट करना और क्रिएटिवली इन्वेस्ट करना, वो एक आई थिंक बहुत ही अलग किस्म का दौर था, स्पेशली 50s 60s का। बी आर चोपड़ा साहब ने अपेरेंटली एक जुहू में एक ऑफिस लेके दिया था साहिर साहब के लिए कि आपको, तुमको जो भी अपना लिखना हो, चाहे मेरे लिए हो चाहे किसी और के लिए भी हो, तुम यहाँ पर आ सकते हो और तुम अपना बैठो यहाँ पर एंड जस्ट थिंक अबाउट इट एंड राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट। यश चोपड़ा साहब के साथ भी उन्होंने काम किया जबकि दोनों कैंप्स जो हैं वो अलग हो चुके थे। ये जो एक इस तरीके से जो एक पेट्रनेज है प्रोड्यूसर्स की या डायरेक्टर्स की, वो एक आर्टिस्ट के लिए कितनी जरूरी होती है? आज के दौर में मुझे पर्सनली नहीं लगता कि जरूरी होती है। मैं इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता। पहले होती थी, तानसेन को अकबर चाहिए होता था, गालिब को नवाब साहब चाहिए होते थे। आज वैसा दौर नहीं है। आज अगर मुझे लगता है कि आप किसी के साथ सिर्फ इस वजह से जुड़े हुए हैं कि वहां पे आप सिक्योर हैं, वो राइटर हो या प्रोड्यूसर हो, दोनों को ही एक सिक्योरिटी महसूस होती है। काम वजह नहीं है जुड़ने का कि मुझे आपका काम पसंद है और मैं आपके साथ ही काम करना चाहता हूं, तो वो मुझे लगता है जायज वजह नहीं है। होता ये है कि जब आप किसी कैंप में होते हैं तो एक पर्टिकुलर किस्म के, ऑब्वियसली आपका एक आपके लोग होते हैं, उनके साथ आप काम करते हैं। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई खास पिक्चर आप बना रहे हो बतौर, उसमें कोई एक्टर या कोई राइटर या कोई कैमरामैन आपको फलां वाले कैंप का ज्यादा सूट करता हो। आपका अगर ए कैंप है तो कोई टेक्नीशियन आपको बी कैंप का लगता है कि यार ये बिल्कुल कमाल की चीज दे देगा इस जगह पे, वो लिरिसिस्ट हो या कोई भी हो।
लेकिन अगर आप कैंपिंग में फंस जाती हैं तो आप कंप्रोमाइज करने लग जाती हैं। एक एसोसिएशन होना, एक दूसरे की इज्जत होना, काम की इज्जत होना और अपने आप को हमेशा प्रूव करना कि हमने काम किया है, वो एक अलग बात है। लेकिन कैंपिंग में मुझे बिलीव नहीं, मैं नहीं करता हूँ। मुझे थोड़ा इनसिक्योर लोगों की मेंटलिटी लगती है ये। ऑलराइट, आज वुमेन्स डे भी है 8 मार्च को, एंड अगर देखा जाए तो साहिर उद्यानवी, आई थिंक वो वाज अ स्टॉन्च फेमिनिस्ट एज वेल। वो अपनी माँ के बहुत करीब थे, उन्होंने कभी जी शादी नहीं करी। उनके उनके नगमों में जो रोमांस में एक बड़ी शाइस्तगी है। औरत उन्होंने लिखी है जो कि बहुत कमाल की, मतलब जो औरत ने पैदा किया तुमने उसको बाजार दिया, वो हाँ, उनका सारा औरत ने जन्म दिया मर्दों को, जन्म मर्दों दिया, ने उसे, हाँ, मर्दों ने मर्दों को मर्दों ने उसे बाजार। बाजार जी दिया। हाँ जी। तो आप उसके अलावा आप जैसे उनके बहुत से लोग उनको इस वजह से भी जिक्र करते हैं बिकॉज ऑफ उनकी जो रिलेशनशिप थी अमृता प्रीतम जी के साथ में, या फिर सुधा मल्होत्रा जी के साथ में, हाजरा मसरूर नॉवलिस्ट हैं उनके साथ में। लेकिन साहिर साहब ने कभी उनके बारे में जिक्र नहीं किया है। वो तो आई थिंक अमृता जी ने अपनी बायोग्राफी में उनका जिक्र किया और सुधा मल्होत्रा जी का भी जिक्र किया, अदरवाइज ही हैज नेवर स्पोकन एनीथिंग अबाउट द वुमेन। सो कैसे आप देखते हैं कि एक औरतों की जो इज्जत उनकी नजर में थी और वो उन्होंने प्रूव किया अपने काम से, उसके बारे में आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि आपने जिनका जिक्र किया, जैसे अमृता प्रीतम का जिक्र किया, मे भी उनका एक अपना नजरिया रहा होगा, अपनी चीजें रही होंगी, पर मैं साहिर साहब का औरतों के बारे में क्या नजरिया है इस पे बात करना ज्यादा मेरे लिए मुझे अच्छा लगेगा बनिस्बत इसके कि किसने क्या, कौन सी औरत ने क्या कहा। जी मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता हो, जो एक छोटा छोटा डिसीजन, जिंदगी का फैसला अपनी माँ से पूछ कर करता हो, वो यकीनन आप उसको आज के दौर में जैसे कहते हैं ना, ये तो फेमिनिस्ट है, ये तो बहुत स्त्री पक्ष का हामी है। तो मुझे साहिर साहब वैसे लगते थे, मुझे साहिर साहब वैसे लगते हैं। उनकी ये नहीं लगना, एक और बात होती है, ये बायस्ड हो सकता है लगना, पर उनकी लिखतें जो कहती हैं, उनकी शायरी जो कहती है, वो बात होती है, वो अपने आप में बयान कर देती है। जैसे उनकी शायरी ये बताती है, जैसे अभी आपने जिक्र किया ही, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, उनका किरदार उनकी शायरी में है। उनकी शायरी में उनका किरदार इस तरह से है कि जाहिरी तौर पर खुद पसंद शायर है वो, जो सेल्फ लवर जिसे बोलते हैं, अपने आप से मोहब्बत है उसे, वो शायर है। और जिन चीजों से उसको मोहब्बत है उनकी वो इज्जत करता है। जैसे वो अपनी माँ के से मोहब्बत रखता है तो वो इज्जत करता है उन उस जिसे कहते हैं द सेकंड वर्ड की एक रिस्पेक्ट करता है। अपनी शायरी में कभी भी किसी भी लिहाज से, जैसा कि अक्सर होता है, बड़ा शायर कभी छोटा नहीं पड़ता। क्या बात है। तो वो हमेशा अपने मकाम पे, अपनी कलम में, अपने कागज पे जब उतरे हैं, पूरे ही उतरे हैं। क्या बात है। नहीं, डेफिनेटली। अगर साहिर साहब का के बारे में हम बात करें बहैसियत शायर के, जी जो उनका लिटरेरी उनका जो उनका जो करियर है, उनकी एक ही उनका मजमू आया है तलखियाँ और जी। परछाइयाँ, जो कि आई थिंक सबने पसंद किया है, दुनिया भर में मशहूर। आप उनको एज एक अदब के नज़रिए से आप उनको कैसे देखते हैं? आपने विद्रोह के बारे में आपने काफ़ी जिक्र किया, विद्रोह उनके वहाँ काफ़ी ज़्यादा उनकी शायरी में आया है। खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा, बिल्कुल। इस तरीके की चीज़ें उनके वहाँ बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल बेबाकी से उन्होंने हमेशा कहा है जो भी कहना चाहे। अदब के लिहाज से मुझे लगता है, अदब के लिहाज से भी जितना गीतकारी के लिहाज से साहिर एक बड़ा शायर है, अदब के लिहाज से भी बड़ा ही शायर है। रोमानियत को नए मायने उर्दू शायरी में मुझे ऐसा लगता है फैज के बाद अगर किसी ने दिए हैं तो वो साहिर ने दिए हैं। यहाँ मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। अब ये इस तरह की बातें लिखने वाला शायर अदब में एक हैसियत रखेगा ही रखेगा, अदब उसको नहीं भुला सकता, क्योंकि ये नजरिया अलग है, ये बात अलग है। ऐसे ही अगर
और याद करूं तो मुझे किसी को उदास देखकर उनकी आती है ध्यान में, या उससे पहले उनका एक और है, शायद रद्दे अमल है उसका नाम, कि चंद कलियां निषाद की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, चंद कलियां निषाद की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। वाह। तो ये अदब जब आप हकीकत बयान करते हुए रोमानियत में, एक होता है ना, एक रोमानियत होता है, एक फ्लावरी रोमांस होता है, जिसको मैं पिंक रोमांस बोलता हूँ, जो कि झूठ होता है टोटल मेरे ख्याल से। एक वो रोमांस होता है जिसमें हल्की सी टीस बरकरार रहती है। क्या बात है, वाह। वही सच होता है। आप जितनी भी शिद्दत के साथ मोहब्बत कर लीजिए, जिसके साथ भी कर लीजिए, एक हल्की सी टीस लगातार आपके साथ चलती रहती है। वो किसी को उदास देखकर हो, वो जैसा मैंने अपने कहा कि ये रद्दे अमल में हो, या किसी और फनकार में हो, किसी भी उनके लिटरेरी वर्क में देख लीजिए, किसी को उदास देखकर मैं वो कहते हैं कि तुम्हें उदास सा पाता हूं मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। तुम्हें उदास सा पाता हूं मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। वो शोखियां, वो तबस्सुम, वो कह कहे ना रहे, हर एक चीज को हसरत से देखती हो तुम। छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी, खुद अपने राज की तशहीर बन गई हो तुम। वाह, क्या बात। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मुझे तुम्हारी जुदा, इसमें आगे बड़ी लंबी नज्म है ये, और बहुत खूबसूरत है। आप जितना मैंने तो इसको इतना कह लीजिए, मुझे इतनी पसंद थी, ये अभी भी है। उसमें इसमें 2 लाइनें और हैं जो मैं सोचता हूँ वो भी आपको सुनाई दूं कि मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं, मुझे तुम्हारी जुदाई का कोई रंज नहीं, मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। ये तुमने ठीक कहा है कि तुम्हें मिला ना करूं, मगर मुझे ये बता दो कि क्यों उदास हो तुम। क्या बात, क्या बात। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई। इरशाद भाई, एक सवाल मेरे जहन में और था जी। ये आई थिंक जो भी साहिर साहब की जिंदगी से वाकफियत रखता है उसको इसके बारे में अंदाजा है कि उनके फादर जो हैं वो एक जमींदार थे, और बहुत बहुत अमीर जमींदार थे उस टाइम पे। 40s में लखपति हुआ करते थे ये लोग, और उनकी काफ़ी शादियां हुई थी, और फिर किस तरीके से उनकी माँ साहिर की उनसे अलहदगी ली, और साहिर साहब ने माँ के हक में गवाही दी कोर्ट में, और फादर जो है वो उनके दुश्मन हो गए, और फिर फाइनली दे लेफ्ट फ्रॉम एंड वेंट टू लाहौर। नाउ अगर साहिर साहब की नगमों को भी देखें बहुत बार, और काफ़ी उनकी नज़मों को भी देखें, तो उसमें एक जो वो हमेशा जो एक गरीब के लिए खड़े हुए हैं, जिस तरीके से वो एक इनजस्टिस के खिलाफ वो बात करते हैं, या फिर एक किसी तरीके का कि गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। मतलब बड़े से बड़े लीडर्स के सामने उन्होंने ऐसी नज़में पढ़ी हैं जिसमें कि वो जिक्र कर रहे हैं कि दैट एक सोशलिज्म के बारे में वो बात कर रहे हैं, और कैसे इक्वालिटी होनी चाहिए, गरीबों को ऊपर उठाना चाहिए, उनको मकान मिलने चाहिए। क्या आपको लगता है कि सिंस उनके फादर जमींदार थे, और उनके इश्यूज थे उनके साथ में, और वो हमेशा गरीबों के लिए वो खड़े रहे, तो क्या ये एक जो गरीबों के लिए उन्होंने जो एक महाज खड़ा किया था, तो क्या वो एक तरीके की जब्ती अपने फादर के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तो था ही, और वो जैसे मैंने कहा कि एक सच्चा शायर सबके लिए खड़ा होता है, अपने लिए भी खड़ा होता है, दूसरों के लिए भी खड़ा होता है, और वो जो भी हुकूमत होती है या जो भी जिम्मेदार लोग होते हैं उनके खिलाफ होता है। जो बिक गया वो शायर नहीं है, जो खड़ा रहा जमीन पे वो है असली शायर, और साहिर साहब असली शायर थे। नहीं, एब्सोल्युटली। इरशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त निकालने के लिए हमारे लिए, और इतनी कमाल की बातें शेयर करने के लिए साहिर साहब से मुताल्लिक, और उससे आपके बारे में भी हमें अंदाजा होता है आपके व्यूज को जान के। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच इरशाद भाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।